हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग CUET 2022 के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और मैथ्स का सिलेबस अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट निमसेट जैसा ही सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और CUET में जो एक्स्ट्रा पूछा गया था लास्ट ईयर, वो मैच द कॉलम और रीज़न असर्शन के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसकी एडिशनल तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके अलावा ऑलमोस्ट जितना भी सिलेबस है निमसेट के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो एडिशनल प्रैक्टिस तुम्हें मैच द कॉलम एंड रीज़न असर्शंस वाले क्वेश्चंस के लिए करनी पड़ेगी। और उसके वीडियोस भी हम आगे अभी अपलोड करेंगे, किस तरह से रीज़न असर्शंस वाले क्वेश्चन करते हैं। मैच द कॉलम तो नॉर्मल चीज़ हो गई, स्पेशली रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज़ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है। सो ए इज़ द मैट्रिक्स कॉस बी माइनस साइन बी, साइन बी कॉस बी। इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करो, ट्रांसपोज ऐड करने पे डायगोनल एलिमेंट वही रहते हैं और ऑफ डायगोनल इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां साइन बी हो जाएगा और यहां माइनस साइन बी हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 cos b, 2 cos b, ये 0, माइनस साइन बी, साइन बी 0, साइन बी माइनस साइन बी 0। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जैसा कि दे रखा है 1 0 0 1। तो सिंपली 2 cos b क्या आ जाएगा 1, मीन्स cos b क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज 1। और cos b 1/2 कब होता है, जब b π/3 होगा। सो b इज π/3, a इज द आंसर। सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो CUET 2022 में पूछा गया है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और इससे लेवल भी समझना किस तरह का लेवल पेपर का आया था। द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर हु सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 10। मतलब एक 7 डिजिट नंबर है, ABCDEFGH 4 5 6 7 8 IJ 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर, जिसके सारे डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 10, एंड विच इज फॉर्म यूजिंग 1 2 3। तीन ही डिजिट्स हैं, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी डिजिट सेलेक्ट करें जिससे सम 10 आए। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास डिजिट्स जो गिवन है वो 1 2 3 ही गिवन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 1 को एक बार रिपीट कराओ, 1 को 5 बार ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। और एक बार 2 और 3 को ले ले तो इसका सम भी 5 हो गया। तो सम क्या हो जाएगा, टोटल सम 10 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम, 1 को 4 बार ले सकते हैं, इस चीज़ में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और 2 को 3 बार ले लो तो इधर सम 6 और ये 4। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी डिजिट कितने बार लेनी है जिससे सम 10 आए। एक्चुअल में इसका तरीका जो है वो मल्टीनोमियल थ्योरम है, अगर तुम लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये 7 डिजिट्स हैं, कैसे अरेंज होंगी 7 डिजिट्स में। 5 डिजिट एक जैसी हैं, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं जहाँ पे 4 डिजिट एक जैसी हैं और 3 डिजिट एक जैसी हैं। तो इसको पूरा ऐड कर लो, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी कमिंग टू, पूरा सॉल्व करने पे 77 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई लोगों को हो सकता है दिक्कत आए कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें कि सम 10 आ जाए। तो उसके लिए ऑल्टरनेट तरीका मल्टीनोमियल थ्योरम है। हमें सम 10 चाहिए तो इस तरह से करा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। अगर मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाओ तो वहाँ पे एक बायनोमियल की सीरीज बनती है और उसमें किसी x की पावर का कोफिशिएंट निकाला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, अब देखो 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। 1 को तुम लिखते हो x की पावर 1, एक्स स्क्वायर को लिखते हो, 2 को लिखते हो एक्स स्क्वायर और 3 को लिखते हो एक्स क्यूब। और टोटल 7 डिजिट्स चाहिए। तो इसमें जो कोफिशिएंट आएगा x की पावर 10 का वो सीधा आंसर हो जाएगा।
लेकिन इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर यही रहता है कि हम सोच लें कि कौन कौन सी डिजिट्स ली जाएं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी का। इफ ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेन 3 वाइट, 1 ब्लैक बॉल, 2 वाइट, 2 ब्लैक बॉल, 1 वाइट, 3 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस। सबसे तीनों बॉक्स से एक एक बॉल निकालनी है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 वाइट एंड 1 ब्लैक, 2 वाइट हो और 1 ब्लैक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हर एक बॉक्स के लिए तुम अलग अलग लिख लो। एक बॉल निकालनी है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी वाइट निकालने की कितनी आ रही है, 3/4। ब्लैक निकालने की कितनी आ रही है, 1/4। इसके लिए वाइट निकालने की 2/4, दैट इज 1/2। ब्लैक निकालने के लिए भी वही सेम प्रोबेबिलिटी, 2 वाइट 2 ब्लैक। यहां पे वाइट निकालने के लिए 1/4, ब्लैक निकालने के लिए 3/4। क्लियर? अब देखो आगे। 2 वाइट चाहिए और 1 ब्लैक चाहिए। इसी ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं देखो, इससे वाइट निकाल लो, इससे वाइट निकाल लो, इससे ब्लैक निकाल लो, या इससे वाइट निकाल लो, इससे ब्लैक निकाल लो, इससे वाइट निकाल लो, या इससे ब्लैक, इससे वाइट, इससे वाइट। सबकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिपेंडेंट है। इससे वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही, 3/4। इससे वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इससे वाइट निकालने की इससे ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/4। फिर इससे वाइट निकालना है 3/4, इससे ब्लैक निकालना है 1/2, और इससे वाइट निकालना है 1/4। इससे ब्लैक निकालना है 1/4, इससे वाइट निकालना है 1/2, और इससे भी वाइट निकालना है 1/4। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम ऐड कर देंगे। 9/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13/32। दिस इज द सिंपल आंसर, 13/32। तो पेपर बहुत ही सिंपल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मॉडरेट लेवल का है। एनटीए कंडक्ट कराता है तो लेवल ठीक ही रहेगा पेपर का कमिंग ईयर्स में भी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का है। मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, तो ये ग्राफ से सॉल्व हो सकता है। आई होप सबको ग्राफ पता होगा मॉड एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स -1 का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में चीज पड़ी होगी। ये पॉइंट 1,0 आ जाएगा, ये पॉइंट -1,0 आ जाएगा। अब पूरे का मॉड लिया जाता है। अगर पूरे का मॉड लेते हो तो जितना पोर्शन नेगेटिव है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है, नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव बन जाता है। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे, जहां पे शार्पटन आता है वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे शार्पटन आ रहा है, तो 3 पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वो पॉइंट हैं कौन से, 1, -1 एंड 0। 1, -1 एंड 0, ए इज द आंसर। क्लियर है आई हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंक्शन का है। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। अच्छा, अगर एक स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, और यहां पे एक स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 से -d/4a। इस तरह से भी कर सकते हो, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, या तुम डायरेक्टली डेरिवेटिव से भी इसको कर सकते हो। b क्या है, -4 2a, d निकाल लो, b² -4ac 20 -4 आ जाएगा, दैट इज +4 डिवाइड बाई 4
दैट इज 2,1 और यहां पे x के कोऑर्डिनेट भी 2 ही दे रखे, 2,1 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ ये होगा हमारा और इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे आ रही है, x इज इक्वल टू 2 के लिए मिनिमम वैल्यू 1 पे आ रही है, तो 1 से लेके ग्राफ कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, तो 1 से इंफिनिटी इज इट्स रेंज, बी इज द आंसर। या अदर वे राउंड तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, एफ प्राइम एक्स 2x माइनस 4, x क्या है 2 से बड़ा है, तो 2x क्या होगा 4 से बड़ा होगा, 2x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, इट मीन्स fx जो फंक्शन होगा 2 से बड़े में इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगी इसकी और मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ से दिख रहा है कहां चली जाएगी, प्लस इंफिनिटी। तो डेरिवेटिव के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं या वर्टेक्स माइनस बी बाई टू आई से माइनस डी बाई 4a के कंपैरिजन से। डोमेन का खास ध्यान रखना है, डोमेन यहां रिस्ट्रिक्टेड है 2 से इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू मे बी असाइंड टू f एट x इज इक्वल टू 0 सो दैट इट विल बी कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, 0 पे अगर कंटिन्यूस है तो सीधा सीधा इसकी लिमिट ले लो, इसको a कर लेना, दैट इज a एक्चुअली, x से डिवाइड कर लो, ठीक है। और यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, 1 आता है, तो इसको a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, इसको माइनस b से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, ln 1 प्लस ए एक्स बाई ए एक्स, ये 1 हो जाएगा x टेंड्स टू 0 पे, ln 1 माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी एक्स, ये 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी, यही f0 हो जाएगा और यही LHL RHL है। तो f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या असाइन करी जाए, a प्लस बी, जिसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आए। आई होप सबने पढ़ रखा होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। द एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होती है, y इज इक्वल टू 1 ये मान लो, y इज इक्वल टू 8 ये मान लो, 1 से 8 के बीच का ये एरिया हमें बताना है। तो यहां पे एक हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, इसकी लेंथ हो जाएगी x, विड्थ हो जाएगी dy, x dy, और उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर लें, 1 से लेके 8 तक। x की वैल्यू क्या आ रही है, y की पावर 1/3, 1/3 इट इज, सिंपल इंटीग्रेशन है, y की पावर 1/3 प्लस 1, 4/3 अपॉन 4/3, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम 1 से लेके 8 तक, 3/4 बाहर निकाल लो, 8 की पावर 4/3 माइनस 1 की पावर 4/3, 8 की पावर 4/3 करोगे ये 16 आ जाएगा और ये 1, 15, 45/4, दिस इज द आंसर सी, सिंपल, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था एरिया का, आइडिया लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 3 वर्सेस दे रखे हैं, 0 0, a,0 एंड 0, b, इससे एक ट्रायंगल बनेगा, 0, a है, ठीक है, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बताना है, तो हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारा सर्कम सेंटर होता है, क्या हो जाएगा a/2, a/2, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर,
ठीक है, और राइट एंगल जहां पे बनता है, परपेंडिकुलर और बेस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर। इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, HO 0 0 और a/2 a/2, a square by 4 a square by 4 a square by 2, that will be a by root 2. सिंपल, B is the answer. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 लाइंस दे रखी हैं, L1 L2 L3, और पूछा गया कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आइसोलेस बन रहा है, इक्विलैटरल बन रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कोफिशिएंट्स यहां देख रहे हो 1 1 3 1 -4 1 3 -4, अगर स्ट्रेट लाइन के कोफिशिएंट रैशनल हैं, यहां पे इंटीजर आ रहे हैं, इंटीजर्स आर रैशनल, तो कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जब सॉल्व करके तुम इनको सॉल्व करोगे लाइन को और वर्सेस निकालोगे तो ये भी रैशनल आएंगी। और अगर तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट रैशनल हैं तो इट कैन नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद इक्विलैटरल नहीं हो सकता, हम राइट एंगल चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से राइट एंगल भी नहीं आ रहा है, इसका स्लोप निकाल लो, -3 आ रहा है, इसका स्लोप निकाल लो, -1/3 आ रहा है, प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा, जबकि परपेंडिकुलर लाइंस में प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1, जो कि नहीं आ रहा है। इट मीन्स राइट एंगल भी नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या ऑप्शन, बचा, अच्छा राइट एंगल नहीं है तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स सिंपली कॉमन सेंस यूज करो और सीधा क्या टिक करो, सी। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ये भी टिक नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ राइट एंगल भी है, तो क्या हो जाएगा, आइसोलेस। और मान लो ऐसा नहीं होता तो फिर हमें तीनों वर्सेस निकालनी पड़ती और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ती, ए बी बी सी सी ए, तो वहां से वो आइसोलेस पता चल जाता। तो आई होप ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक पता होगा, ये होमोजीनियस 2 डिग्री क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंट करती है 2 स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन y is equal to m1x एंड y is equal to m2x. इफ वन लाइन, इसकी एक जो लाइन है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द एक्सिस, इसका मतलब इसकी एक जो लाइन है, एक्सिस के बीच का एंगल, एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ये होगी, ये π/4 हो जाएगा। तो एक लाइन तो ये होती है और दूसरी लाइन ये भी होती है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, प्लस साइन की प्रायोरिटी रहती है। तो हम एक लाइन मान लेते हैं y is equal to x है, तो y is equal to x यहां पे रख दो, a plus 2h plus b is equal to 0, मतलब a plus b is equal to -2h। ऐसा कोई आंसर नहीं है तो स्क्वायरिंग कर लो, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। सो D इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, D, सिंपल। तो आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं CUET 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होगा, तो टैन स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। एंड आई नो, आई थिंक ये सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1। बी इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, a प्लस बी tan 45 है, इसकी वैल्यू बतानी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। दोनों साइड tan ले लो, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 45 विच इज 1। ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे
तो tan B इधर लाओगे तो tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B 1 आ रहा है। ये वैल्यू उठा करके हम यहां पे रख दें तो दैट इज 1 प्लस 1 इट इज 2। सेकेंड इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वेक्टर से है। वेक्टर से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू 1। इसके अलावा ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में एक ही काम करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया जाता है। तो डॉट लेना आता होगा 5a डॉट ए प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या ए से ही डॉट ले लो, -4a डॉट बी प्लस 10 b डॉट ए -8 b डॉट बी इज इक्वल टू 0। a डॉट ए हमें पता होना चाहिए मॉड ए स्क्वायर होता है। ये क्या बन जाएगा 6a डॉट बी ये क्या आ जाएगा -8 मॉड बी का स्क्वायर 6a डॉट बी इज इक्वल टू 3 मॉड बी का स्क्वायर। मॉड बी 1 है तो ये 3 आ जाएगा। सो a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2। ए और बी के बीच का एंगल बताना है। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। दोनों ये 1 हो गए तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ, और कॉस थीटा की वैल्यू हाफ मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3। थीटा इज इक्वल टू π/3। 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर से वेक्टर क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी बी अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से एक चीज बोल सकते हैं, ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस सी माइनस बी आएगा, तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी क्या होता है, ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज माइनस बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर आएगा वो ए एंड सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल ए डॉट सी दे रखा है, मॉड सी पूछा गया, तो यहां पे हम यूज करना चाहते हैं, ए वेक्टर दे रखा है तुम्हें, ए से क्रॉस ले लो उसका। ए और बी दे रखे हैं तो ए से क्रॉस ले लो, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आता है, ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी। ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम साइड में ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका होता है, डिटर्मिनेंट आई जे के। ए वेक्टर क्या है 1 -1 0, बी वेक्टर क्या है 1 1 1, आई टाइम्स -1 माइनस जे टाइम्स, इसको हाइड करो इसको हाइड करो 1 प्लस के टाइम्स, इसको हाइड करो इसको हाइड करो 1 + 1 2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, दैट इज ए क्रॉस बी। ए डॉट सी तुम्हें दे रखा है 4, ए वेक्टर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ए वेक्टर क्या है आई माइनस जे। ए डॉट ए क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर यहां से निकाल लो, मॉड ए स्क्वायर क्या आएगा 2x² + y², ठीक है 2c, c पता करना है हमें। एंड ए क्रॉस बी भी आ चुका है हमारा। ए क्रॉस बी क्या आया है -i, माइनस साइन कॉमन ले लो, i + j -2k। तो यहां से हम c वेक्टर निकालने वाले हैं। ये क्या आ जाएगा 4i - 4j -i - j प्लस 2k इज इक्वल टू ट्वाइस c वेक्टर। ट्वाइस c वेक्टर 3i
-5j प्लस 2k, तो C वेक्टर 3/2i -5/2j प्लस k कैप, तो मॉड C वेक्टर निकाल लो, अंडर रूट 9/4 25/4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, नीचे 2 29 9 and 25 that will be 34 plus 4 38 रूट 38/2, और इसका स्क्वायर करेंगे 38/4 38/4 19/2, चूंकि मॉड सी का स्क्वायर पूछा है, सो 19/2 इज द आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 15, फिर से वेक्टर का क्वेश्चन, ए बी सी डी आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट a cross b dot c cross d is equal to 1, a dot c is equal to half, then abc are non coplanar, abd are non coplanar, abd are non coplanar, abd are coplanar। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो इससे हमें जज करने हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी आर यूनिट वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा 1 मान लेते हैं, डॉट, या ऐसे लिखना चाहिए हमें, इसको ऐसे ना लिख करके हम पहले डॉट ही ले लें। यहां पे डॉट क्या होगा, मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी क्रॉस डी, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मॉड ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा, मॉड सी क्रॉस डी को मॉड सी मॉड डी साइन बीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मॉड ए मॉड बी मॉड सी मॉड डी सब 1 है, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, ये 1 कब आएगा, चूंकि सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, अल्फा बीटा थीटा, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपली तुम बोल सकते हो ये भी 1 हो जाए। ये 1 कब होगा, जब अल्फा π/2 होगा। ये 1 कब होगा, जब बीटा π/2 होगा। ये 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच का एंगल 0 है। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस डी। अच्छा, ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी इस वॉल पे है, सी क्रॉस डी उस वॉल पे है, सामने वाली वॉल पे है, तभी ए क्रॉस बी इसका परपेंडिकुलर, सामने वाली वॉल का परपेंडिकुलर सेम आएगा। ए क्रॉस बी इस वॉल पे लाई कर रहा है और सी क्रॉस डी उस वॉल पे लाई कर रहा है, दोनों पैरेलल वॉल हैं, तो उन वेक्टर को लाके सामने रखा जा सकता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ए बी सी डी आर कोप्लेनर। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इस वॉल का परपेंडिकुलर, सी क्रॉस डी सामने वाली वॉल का परपेंडिकुलर, तभी वो पैरेलल आएंगे। और ए क्रॉस बी अगर इस वॉल पे लाई कर रहा है और सी क्रॉस डी उस वॉल पे लाई कर रहा है, तो दोनों वॉल को, जो कि फ्री वेक्टर हैं, तो मूव करा जा सकता है। तो ए बी सी डी सारे इस प्लेन में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए बी सी एंड ए बी डी आर कोप्लेनर, डी इज द आंसर। और भी कई सारी चीजें यहां से करी जा सकती थी। ए डॉट सी हाफ दे रखा है, ए डॉट सी हाफ दे रखा है, इसका मतलब ए और सी के बीच का एंगल कॉस बी, कॉस डेल्टा मान लेते हैं इसको, हाफ है, इसका मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा, π/3। इसका मतलब ए और सी के बीच का एंगल π/3 है। तो ए बी सी डी पैरेलल है, अल्फा अगर π/2 है, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है, बीटा π/2 है, मतलब सी और डी परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन एडिशनल कर लेते हैं हम लोग। ए और बी ये वेक्टर हो गया, सी और डी सामने वाली ए क्रॉस बी क्या होगा, इस वॉल के परपेंडिकुलर,
सी और डी उनको भी यहीं पे ले आते हैं। सपोज कर लो ए और सी के बीच का एंगल मिल चुका था हमें, वो भी इसी प्लेन में है और 90 डिग्री पे है। सी और डी वेक्टर ये हो गया। ए और सी के बीच का एंगल π/3 है, ये π/6, तो इनके बीच का एंगल भी π/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा ही पूछा जाता तो बी और डी के बीच का एंगल ही बता सकते थे हम π/3, सेम कॉन्सेप्ट से। तो सिंपली ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। नेक्स्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज 1, 2, 3, रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। एक पर्टिकुलर रिलेशन दे रखा है हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सबने पढ़ा होगा। ए टाइप के सारे एलिमेंट अगर लाई करते हैं तो रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई आंसर होगा। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, इट मींस सिमेट्रिक नहीं है। 2, 1 नहीं है, इट मींस सिमेट्रिक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से देखें, ट्रांजिटिव के लिए 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 आ रहा है। 1, 3 है, 3, 3 है, तो 1, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो है, वैसे तो आंसर मिल ही गया है कि सिमेट्रिक नहीं है। एक ही आंसर सही होगा, तो रिफ्लेक्सिव है बिकॉज ए टाइप के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए बी होता है तो बी ए भी होना जरूरी है। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी का भी होना जरूरी है। तो बाय द वे ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। A spring is being moved up and down. An object is attached to the end of the spring that undergoes vertical displacement. तो आई थिंक ये समझ रहे होगे, एक स्प्रिंग है जो ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट को ले जा रही है। द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस पढ़ के लगता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है हमें। फाइंड द फर्स्ट टू वैल्यू ऑफ टी सेकेंड फॉर विच वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो। 35/10 साइन टी, इसको 12/10 करेंगे, 2 साइन टी कॉस टी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 7/2। यहां से साइन टी कॉमन ले लो, यहां पे आएगा तुम्हारा 5/6। ये क्या आ जाएगा? 12/5 कॉस टी। ये 0 कब होगा? जब साइन टी 0 होगा। साइन टी 0 कब होता है? जरा देखो, 0 एंड पाई पे। तो सिंपल आंसर आ गया 0 एंड पाई। ठीक है, इसको भी 0 कर सकते हो, लेकिन आंसर आ चुका है तो सीधा सीधा वही टिक कर दोगे। तो क्वेश्चन पढ़ के तो ये लगता है फिजिक्स का है या डायनेमिक स्टैटिक्स का है, लेकिन कुछ खास नहीं है। सीधा सीधा y 0 करना था, t की 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल का लगेगा, लेकिन कुछ खास नहीं है। मतलब ये चीज़ें सिलेबस का पार्ट नहीं है। डायनेमिक्स वगैरह, डायनेमिक्स स्टैटिक्स सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन प्रॉपरली पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, कॉन्फिडेंस से करो तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द एज ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है h हाइट की, उसे 60 डिग्री एंगल पे एक बॉल थ्रो करी गई, आके ग्राउंड पे टकराएगी। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है इसकी वो 5 मीटर पर सेकेंड है। द इक्वेशन ऑफ दैट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है, एक्स डिस्टेंस मान लो, ये जो मूव कर रहा है वो क्लियरली दे रखा है, v0 cos थीटा t।
V naught is the initial velocity, theta is the angle at which it is thrown, and the time in second about how far will the ball travel in 10 सेकेंड। सब कुछ दे रखा है, बस लैंग्वेज नहीं है तो कई बच्चे लैंग्वेज में उलझ के नहीं कर पाए। वेलोसिटी हमें दे रखी है, डिस्टेंस x है, वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, कॉस थीटा कॉस 60, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। सो 5 1 cos 60 1/2 एंड दैट इज 10, तो दैट इज 25 मीटर ये ट्रैवल अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, वाई एक्सिस पे अगर मूवमेंट होता तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता, फिर यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये सब यूज़ करना पड़ता, लेकिन एक्चुअल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्टली ये सीधा इक्वेशन दे रखी है मोशन की, सीधे यहाँ वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिलेशन का आ गया, ए सच दैट बी बी द पॉजिटिव इंटीजर, ये ए भी होगा, ए कॉमा बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए कॉमा बी, ये सब मिसप्रिंटिंग है, ए कॉमा बी इंटीजर है सच दैट ए माइनस बी एन एम, एन एम का मतलब ऐसा समझ लो एम इज एनी इंटीजर, मतलब एन को तुम एक इंटीजर मान रहे हो, लेट्स से के, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, के इज एनी इंटीजर। इसी तरह से यहां पे एन एक एनी कोई भी इंटीजर है। तो पूछा गया ये रिलेशन कैसा है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली ए और बी की जगह तुम्हें क्या रखना होगा, बी की जगह ए रख दो, बी के प्लेस पे क्या रख दो, ए रख दो, तो दैट विल बी जीरो, और अगर वो जीरो है तो जीरो इज डिविजिबल बाय एम, जीरो एम से डिविजिबल होगा, एम कुछ भी मान सकते हो, लेट्स से एम को 3 मान लो, तो जीरो को तुम 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो अगर a कॉमा ए रख रहे हैं तो जीरो आएगा, एंड जीरो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी इंटीजर, जीरो को एक्सेप्ट जीरो किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है m जीरो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है a कॉमा ए। अब अगर हम देखें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाइज बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई ए और बी, ए माइनस बी 3 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बी माइनस ए भी तो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब a माइनस बी सपोज कर लो 6 आ रहा है तो 6 3 से डिविजिबल है, तो -6 भी तो 3 से डिविजिबल आएगा, तो अगर a माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी 3 से डिविजिबल आएगा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है अगर a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू c है, सो दिस इंप्लाइज a शुड बी रिलेटेड टू c। इसका मतलब अगर a माइनस बी 3 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 3 का मल्टीपल है, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तुम, तो आ जाएगा a माइनस सी, k1 k2 आर इंटीजर्स, k1 प्लस k2, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि a माइनस सी भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, हेंस अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, डी इज द आंसर, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीपी का है, ध्यान से देखो, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ध्यान रखना अगर जीपी में कई बार अगर ज्यादा नाम दे दिए जाए तो हमेशा ध्यान रखना सारे नामों के चक्कर में नहीं फंसना है, इसको इस तरह से ले लो, नाम ए बी सी डी, इतने नामों में सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हमेशा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब करके ले लो। असेंडिंग ऑर्डर में है जीपी, इसका मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ए प्लस डी, ए ये है, डी ये है, 112 है,
B प्लस सी 48 है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो R आ जाता है, और यही तरीका है R निकालने का। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 2, 4 से इसको काटो 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो दैट विल बी 8, एंड इधर आ जाएगा तुम्हारा 3, 28, और कैंसिल कर दो इसको, 2 से कैंसिल कर दो 6, इवन 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये 7/3। यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आर 1 प्लस आर कैंसिल कर दो तो 7r 3r स्क्वायर माइनस 3r 10r 3 प्लस 3r स्क्वायर, पूरा सॉल्व करते हैं इसको, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 3 9 होता है, 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3r कॉमन लो, r माइनस 3 माइनस r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3r माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 3 आ रही है और 1/3 आ रही है, और इंक्रीजिंग जीपी है, असेंडिंग जीपी है, तो r 3 हो जाएगा, r इज 3, और r 3 आ गया तो किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो r 3 तो a आ जाएगा। सपोज हमने यहां रख दिया r को 3, तो 3a प्लस 3 यहां रखो 9a इज इक्वल टू 48, ये क्या हो जाएगा 12a, a4 आ गया। तो a और r हमें मिल गया। इफ द जीपी कंटिन्यूड विथ a एज अ फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म दे ही रखा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम बताना है, तो सम ऑफ AP तुम्हें पता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पार्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 6 टर्म का सम बताना है, तो a है 4, r है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6, 1 माइनस 3, यह आ जाएगा 4, 7 29, 3 की पावर 6 होगा माइनस 1, पलट दो, इधर से ही माइनस साइन कॉमन ले लो, इधर से ही माइनस साइन कॉमन ले लो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1456, डी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि लेटेस्ट CUET में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसके फर्दर क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे रीजन असर्शन, मैच द कॉलम, इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आगे फर्दर वीडियो में कई वीडियोस हम लाएंगे जिसमें रीजन असर्शन किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं, उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक 20 क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा तुम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन CUET में 2023 या फर्दर पूछे जा सकते हैं।